युवक क्रांती दलाचे राज्य संघटक जामवंत मनोहर, राज्य सहकार्यवाह अप्पा अनारसे, पुणे शहराध्यक्ष सचिन पांडुळे, पुणे शहर उपाध्यक्ष प्राध्यापक नीलम पंडित, पुणे शहर कार्यवाह कमलाकर शेटे आणि सुदर्शन चखाले या पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे की आपण स्टेजवर यावं। आज ज्यांचं व्याख्यान ऐकायला आपण उत्सुक आहोत, ज्यांना भेटायला उत्सुक आहोत, अशा आदरणीय श्वेताजी संजीव भट्ट यांचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मी हार्दिक स्वागत करतो। मैं बहुत स्वागत करता हूं श्वेता जी का और उनसे विनती करता हूं कि आप स्टेज पर आए। और महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि के विश्वस्त सचिव अनवर भाई राजन जी को विनती है कि आप स्टेज पर आए। जामवंत मनोहर, अप्पा अनारसे, सचिन पांडुळे, प्राध्यापक नीलम पंडित, कमलाकर शेटे और सुदर्शन पदाधिकारियों को विनती है कि आप स्टेज पर विराजमान हो। मी युवक क्रांति दलाचे कार्यकर्ते धनंजय पवार, मैं धनंजय पवार जी को विनती करता हूं कि हमारे लिए वो एक गीत गाए। हीच हमुची प्रार्थना, हीच हमुचे मागणे, हीच हमुची प्रार्थना, हीच हमुचे मागणे। माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे, हीच हमुची प्रार्थना, हीच हमुचे मागणे। माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे, हीच हमुची प्रार्थना। धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपू दे, धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपू दे। एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगू दे। अन पुन्हा पसरो मनावर शुद्धतेचे चांदणे। माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे, हीच हमुची प्रार्थना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धनंजय। दरअसल भारत के संविधान का प्रियम्बल हमारे भारत का सपना है। तो शहीद कवि अवतार सिंह पाश कहते हैं, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना खराब तो है, भयानक मौन से जकड़े जाना खराब तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा समान शांति से सो जाना, न होना तड़प का और सब कुछ सह जाना, घर से निकलना काम पर और काम से चुपचाप घर आ जाना। सबसे खतरनाक वो दिशा है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। भारत का प्रियम्बल ये भारत का सपना है जो आज ख़त्म करने का प्रयास इस देश की जो मनुवादी शक्ति है वो करने का प्रयास कर रही है। फैसिज्म
हमारे घर के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। और महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि जो गांधी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए काम करता है, युवक क्रांति दल जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के प्रेरणा से संपूर्ण क्रांति के लिए प्रयास करता है, वो भी भारत के संविधान में लिखे हुए भारत के सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। और आज ये भारत का सपना बचाने की और उसको आगे लेके जाने की लड़ाई हम सब लोग लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में पूरे देश में जिस प्रकार से फैसिज्म लोगों पे अन्याय कर रहा है, वो अन्याय अलग अलग तरह का अन्याय है। और इसलिए ये जैसे कविता मैंने पढ़ी, वैसे आप भी सब लोग जानते हैं कि एक कविता ऐसी भी है कि मैंने देखा किसी मुसलमान पे अत्याचार हो रहे थे, मॉब लिंचिंग हो रहा था, मैंने सोचा मैं तो हिंदू हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं नहीं गया। किसी दलित पे अत्याचार हो रहा था, मैंने सोचा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्यों जाऊँ। किसी महिला को उसका हस्बैंड दारू पी के मार रहा था, मैंने सोचा मैं तो पुरुष हूँ, मैं नहीं गया। और जब मुझे मारने के लिए लोग आए तो मेरे साथ कोई नहीं था। तो ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए देश के सारे भारत के सपने पर प्यार करने वाले लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए। और ये इकट्ठा लाने का प्रयास महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि और युवक क्रांति दल कर रहा है। आज इस प्रयास को अलग माध्यम से हम समझने वाले हैं, क्योंकि हमारे बीच है श्वेता संजीव भट्ट जी। हम सबके तरफ से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम पर भरोसा दिखाया और सिर्फ फ़ोन कॉल पे वो आज हमारे बीच में हैं। हमारे एक साथी है हेरम कुलकर्णी, जो पूरे देश में घूम रहे हैं और वो श्वेता जी से मिले। हम सब लोग श्वेता जी के संघर्ष से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, लेकिन हेरम जी ने बताया कि श्वेता जी आ सकती है किसी ने अगर बुलाया तो हमने उनसे फ़ोन पे बात की और उन्होंने तुरंत इस न्योते का स्वीकार किया। तो युवक क्रांति दल और महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि की तरफ से हम फैसिज्म को समझेंगे भी और इसके खिलाफ लड़ेंगे भी। और ये लड़ाई में हम एक दूसरे के साथ हम हमारे विचार बांटेंगे, हमारी शक्ति बांटेंगे, हमारी ऊर्जा बांटेंगे। और इसलिए जस्टिस फॉर संजीव भट्ट इस व्याख्यान के लिए आदरणीय श्वेता जी हमारे बीच में हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग श्वेता जी को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। लेकिन जितना मैंने और आपने पढ़ा है संजीव भट्ट जी के बारे में, संविधान में एक पुलिस अधिकारी जैसा होना चाहिए, वैसे संवैधानिक पुलिस अधिकारी थे संजीव भट्ट, और आज भी वो वैसे ही काम कर रहे हैं। हम उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने जो लालकृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा रोकने के बाद जो देश भर में दंगे हुए, तो दंगाइयों को उठाकर जेल में डालने का काम किया है। जो संविधान में स्टेट की जिम्मेदारी लिखी गई है कि पुलिस ने ये करना चाहिए, तो उसी सिलसिले में संजीव जी पर ये आरोप, गलत आरोप जिसे मैं कहना चाहूँगा, वो लगाए गए हैं। और फिर हम जिक्र सुनते हैं गुजरात दंगों का। मेरे जैसे कई सारे लोग जो हिंदुत्व पर विश्वास रखते थे, लेकिन गुजरात दंगों के सब डिटेल्स हम जानेंगे, और जब हमने जाने हम उस सारे आकर्षण से बाहर निकल गए, हमारे जैसे कई सारे लोग। लेकिन गुजरात के दंगों के बीच में उसके पीछे जो गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल था, उसके बारे में जो सच कहने का काम संजीव भट्ट साहब ने किया, वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। और गुजरात तो गांधी जी का सत्याग्रही, गांधी जी का वो राज्य है, और सत्य बोलने का और सत्य के बारे में आग्रही रहने का काम संजीव जी ने किया है। और महात्मा फुले का ये पुणे है, तो ये सत्य की खोज करने वाले महात्मा फुले का पुणे है, तो ये भी काम संजीव जी ने किया है। बहुत सारे काम हैं, जैसे कि साबरमती जेल में हज़ारों कैदियों के लिए उन्होंने जो काम किया, जब उनका ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया गया तो सारे हज़ारों कैदियों ने हड़ताल किया, अनशन किया। ऐसा देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक जिन्होंने काम किया है, उन संजीव जी के संघर्ष में जितना संजीव जी संघर्ष कर रहे हैं, उससे वही संघर्ष श्वेता जी भी कर रही है। और श्वेता जी का और शंतनु जी का हम सब पुणेकर लोग उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। ये सिर्फ उनका संघर्ष नहीं है, ये सब हमारे बीच में हम सबका संघर्ष है। इसलिए इस संघर्ष को समझने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं।
मैं महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि के सचिव अनवर भाई राजन को ये विनती करता हूँ कि वो आदरणीय श्वेता जी का स्वागत करें हम सबकी ओर से, और हमारे तरफ से एक बुके, शाल और सम्मान चिन्ह मोमेंटो देकर श्वेता जी का स्वागत करें। मैं युवक क्रांति दल के राज्य संगठक जामवन मनोहर को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो शंतनु जी का स्वागत करें। शंतनु जी भी हमारे बीच में आज पहली बार पुणे में हमारे बीच में आए, बार बार आ रहे हैं वो, लेकिन वो आर्किटेक्ट है, लंदन में आर्किटेक्ट के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस लड़ाई में माँ के साथ और वो खुद की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। शंतनु जी। और मैं अनवर भाई राजन जी को विनती करूंगा कि वो आज की सभा की अध्यक्षीय समारोह करे, और अप्पा अनारसे राज्य सहकार्यवाह अप्पा अनारसी जी को विनती करता हूं कि वो अनवर भाई को शाल देकर अध्यक्ष के तौर पर उनका स्वागत करें। अध्यक्ष के तौर पर बहुत कुछ हम और भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम सब लोग श्वेता जी को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। श्वेता जी हमारे साथ अपनी बात रखेगी और उसके बाद आप में से जो सवाल पूछना चाहते हैं वो लोग लिखित सवाल हमारे तरफ भेजें। हम कुछ लिखित सवालों के जवाब लेंगे और हमारे कार्यकर्ता है विवेक काशीकर, वो आपकी तरफ कागज़ पहुंचाएंगे, आप उस पर लिखित सवाल जरूर लिखिए। मैं हम सबकी तरफ से आदरणीय श्वेता जी को विनती करता हूं कि वो अपनी बात शुरू करें। नमस्कार। मैं हमेशा कहती हूं कि मैं श्वेता संजीव भट्ट हूं और ये नाम मैं बड़े गर्व से लेती हूं। ये सितंबर 5 तारीख को संजीव को पूरे 4 साल हो गए। 5 सितंबर 2018 में सुबह 8 बजे करीबन 35-40 पुलिस वाले हमारे घर को घेर लेते हैं। एक इतने सीनियर डेकोरेटेड ऑफिसर के घर में खुद ही का स्टाफ 35-40 लोग पूरे घर में फैल जाते हैं, बेडरूम तक में आ जाते हैं और उनको ऑर्डर्स दिए गए थे कि संजीव भट्ट को क्वेश्चनिंग के लिए घर मीन्स ऑफिस ले आया जाए। हम तो वहीं थे, इतने साल से हम एज एन ऑफिसर उधर ही काम कर रहे थे, तो इस तरह ले जाने का मतलब क्या हुआ? हमें पता भी नहीं था कि कौन से केस में किस कारण के वश क्यों हमें ले जा रहा है, मगर फिर भी वो 5 सितंबर 2018 को गए, आज तक घर नहीं वापस आए हैं। 24 घंटा एक ही बात सोचती हूँ और दिमाग में एक ही बात लेके जीती हूँ, सोती हूँ, जागती हूँ, काम करती हूँ कि ऐसा क्या करूँ, ऐसा कैसे लड़ूं, कौन से वकील को रखूं, केस में ऐसा क्या मैं ढूंढ निकालूं कि जिसकी वजह से मैं मेरे हस्बैंड को घर ले आऊं। रोज नाकामयाब होती हूँ, शाम होते होते रोज मायूस हो जाती हूँ, रो भी पड़ती हूँ, इमोशनल भी हो जाती हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह फिर एनर्जी इकट्ठी करके, हौसला इकट्ठा करके लड़ने निकल पड़ती हूँ। हर एक वकील के साथ बैठना पड़ता है, हर एक वकील के साथ बैठ के पिटीशंस करवानी पड़ती हैं। ये केस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें मेरे हस्बैंड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है,
ये केस 22 साल पुराना केस है। ये जैसे भाई साहब ने जिक्र किया, अडवाणी जी ने जब रथ यात्रा निकाली थी, यात्रा निकाली थी, उस वक्त लालू जी ने उनको अरेस्ट कर लिया था और वो समय में पूरे देश में दंगे हो गए थे। संजीव भट्ट का पहला पोस्टिंग जामनगर में था। जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी होते हैं, 2 एएसपी होते हैं। माय हस्बैंड वाज वन ऑफ द एएसपीज, पहली पोस्टिंग थी, 17 दिन की पोस्टिंग। दंगे बहुत हो गए और जो दूसरे एएसपी थे वो उस वक्त छुट्टी पे चले गए थे। तो वहाँ के डीएसपी ने कहा कि जाम जोधपुर नाम की एक जगह है, वहाँ दंगे बहुत ज़ोर शोर से हो रहे हैं, तुम पहुँचो, मैं पीछे पहुँचता हूँ। सो दैट इज़ हाउ माई हस्बैंड केम टू जाम जोधपुर। वो उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, वो वहाँ पहुँचे। उसके पहले वहाँ के लोकल पुलिस ने 133 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। वहाँ जाने के बाद स्थिति देखी, कर्फ्यू करवाना था कर्फ्यू करवाया, जो कुछ प्रिकॉशंस करवाने थे वो करवाए और रात को मेरे हस्बैंड वापस आ जाते। दूसरे दिन वो जो 133 लोग हैं उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है सुबह 10 बजे। किसी ने कोई कंप्लेन नहीं करी, कोई प्रॉब्लम नहीं था किसी को। उसके बाद वो सब जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं। उसके थोड़े दिन के बाद बेल हो जाती है, सब छूट जाते हैं। जो आदमी की बात हो रही है प्रभुदास वैष्णानी, जो गुजर जाते हैं 18 दिन छूटने के बाद अपने घर में, क्या प्रॉब्लम है वो किसी को पता नहीं, क्योंकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो पर्सनल हिस्ट्री नहीं लेती किसी की, और वो तो दंगाई थे तो उसमें तो किसी की कोई हिस्ट्री का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये केस फिर ए सवारी भर दी जाती है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये सरकार ने ये केस 22 साल बाद रीओपन किया, जो केस में कुछ था ही नहीं, क्योंकि ये जितने 133 लोग थे उनमें से ना कभी किसी को संजीव भट्ट ने अरेस्ट किया, ना वो संजीव भट्ट की कस्टडी में थे, ना उनको इंटरोगेट किया, ना उनको कभी संजीव भट्ट के सामने लाया गया। कोई ताल्लुक नहीं, कुछ भी नहीं। मगर ये 2002 के राइट्स जो हुए उनमें माय हस्बैंड वाज चीफ ऑफ इंटेलिजेंस देयर, और वो जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई और एसआईटी के सामने वो रिपोर्ट रखी गई। जब एसआईटी बनी तब उन्होंने ये अफसर को बुलाया, स्पेशली माय हस्बैंड वाज कॉल्ड, और कहा कि क्या हुआ था, कैसे दंगे हुए थे, और रिपोर्ट्स मांगे। तब बीइंग एन ऑफिसर उन्होंने ये सब रिपोर्ट्स दिए। वो सुबह 11 बजे हुआ, शाम को 4 बजे पुराने केसेस सब खोल दिए। ये उनका एक केस है। अकॉर्डिंग टू बॉम्बे पुलिस एक्ट, गुजरात में अभी भी बॉम्बे पुलिस एक्ट चलता है, तो अकॉर्डिंग टू 161 सेक्शन, अगर किसी भी अफसर के सामने किसी भी सरकार को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो 2 साल के अंदर उसके सामने कार्यवाही कर सकते हैं मैक्स। क्योंकि ये ऑफिसर्स को बचाने के लिए ये कानून है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती है तो हर बार नई सरकार पुरानी सरकार वाले ऑफिसरों को परेशान ना करे। ये केस 22 साल बाद खोला जाता है। ये विंडिक्टिवनेस दिखाती है ये सरकार की। उसके बाद हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक लीगल तरीके से लड़ रहे हैं, क्योंकि अरेस्ट किया है तो अनलेस एंड अनटिल बेल नहीं मिलेगी हम बाहर नहीं आ पाएंगे। बेल ये लोग देते नहीं हैं। सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 4 साल से हम लोग बेल के लिए लड़ रहे हैं, एक बेल नहीं मिल रही। 4 साल पिटीशंस हमारी रजिस्ट्री में से आगे ट्रैवल नहीं करती। बोर्ड पे आए तो हम आर्ग्यू करें, बोर्ड पे ही नहीं आती है। इतनी हद तक जुडिशरी सबवर्ट हो गई है। अभी रिसेंटली जो सीजेआई रिटायर हुए मिस्टर खानविलकर साहब,
वो 29th को रिटायर होने वाले थे। 26th के आसपास हमारी सभी पिटीशंस अचानक बोर्ड पे आ जाती है, उन्हीं के बेंच में आ जाती है, सभी डिसमिस हो जाती है एंड ही रिटायर्स। सो ये हिसाब से बातें चल रही है। हमारी तरफ से एक वकील जाते हैं, उनके तरफ से 17 वकील आते हैं, पूरी फौज आती है। पालनपुर में केस चल रहा है तो वहाँ आप देखो तो वहाँ का एसपी का स्टाफ, पुलिस वाले, सीआईडी क्राइम उसका स्टाफ, वकील 5-7 डे टू डे बेसिस पे लाखों रुपया दे के उनको बुलाया जाता है। इतना इंटरेस्ट संजीव भट्ट को अंदर रखने में क्यों है ये लोगों को? बात ये सोचने की है। डरते क्यों हैं संजीव भट्ट के बाहर आ जाने से? उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास सभी इंस्टीट्यूशंस है, पैसा है, पावर है, जुडिशरी है, पूरा पुलिस फोर्स है, पॉलिटिकल बैकिंग है, सब कुछ है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। संजीव भट्ट का एक ही बात थी कि उन्होंने सच कहा, उन्होंने इनजस्टिस के सामने आवाज़ उठाई। अगर उस दिन वो कह देते एसआईटी के सामने कि भाई मैं तो भूल गया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है क्या हुआ था, तो शायद आज कोई प्रॉब्लम ही ना होता। हम लोग आज भी अगर हम रिपोर्ट्स वापस ले ले तो शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो कल संजीव भट्ट घर आ जाएंगे। मगर वो एक उसूल परस्त इंसान है, वो ये करेंगे नहीं कभी भी। आज भी वो जेल में है, वहीं के नीति नियम से जीते हैं, फर्श पे सोते हैं, वहीं का खाना खाते हैं, कोई डिमांड नहीं, उनको ऐसे भी कोई व्यसन नहीं है तो दूसरी तो कोई बात नहीं। 15 किलोमीटर दौड़ते हैं, 1000 दंड करते हैं और जिन लोगों को हो सके मदद करते हैं। उनसे जब मिलती हूँ तो ये कहता है कि पहले मैंने ये साइड से नौकरी की, अब मैं वो साइड से नौकरी कर रहा हूँ। सो इतना ऑप्टिमिस्टिक आदमी है वो, मगर घर नहीं आ पा रहा। प्रॉब्लम ये है। बात ये है कि हम लोग लीगली लड़ रहे हैं, ये लोग पॉलिटिकली लड़ रहे हैं। ऐसे जजेस के सामने हमारे केस दिए जाते हैं जो खुद फंसे हुए हो, जिनके खुद पे बहुत ही मुकदमे चल रहे हो, और एक सीधी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि तुम्हें बचना है तो इसको फंसा दो। और एज यूजुअल जैसे हमें जिस जज ने कन्विक्शन किया था, वो जज को लीगल डिपार्टमेंट से लाया जाता है, हमारा केस दिया जाता है, वो कन्विक्ट कर देते हैं, वो 8 ही दिन में उनको प्रमोशन मिल जाता है और वो फिर से लीगल डिपार्टमेंट में प्रमोट होके चला जाता है। उनकी पूरी फैमिली आरएसएस बेस्ड है। पूरी आप किसी भी जज को देखो जिनके सामने हमारे केसेस, आपको बात एकदम क्लियर दिख जाएगी। तो ये माहौल में हम लोग लड़ रहे हैं, मगर फिर भी लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। जब तक मैं संजीव भट्ट को घर नहीं लेके आती तब तक मैं लड़ती रहूँगी। यहाँ आने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि मुझे आप सबका साथ चाहिए। ये लड़ाई अकेले लड़ने की अब नहीं रही है। जब तक लोग साथ नहीं जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये लड़ाई उसको जिस मकाम तक ले जाना है वो शायद ना ले जा पाए। तो प्लीज़ सब जुड़े मेरे साथ। संजीव भट्ट जो हज़ारों लोगों की आवाज़ थे, हम उनकी आवाज़ को ज़्यादा बुलंद करें, ज़्यादा लाउड करें, बताएं कि भाई एक संजीव भट्ट को आप गिरफ्तार करोगे तो 1000 संजीव भट्ट खड़े हो जाएंगे। पहले एक केस था, फिर थोड़े टाइम के बाद दूसरा केस कर दिया जो भी 22-24 साल पुराना है। अभी कुछ एक टाइम पहले तीस्ता सेटलवाड़ वाली जो बात हुई उसमें भी नाम डाल दिया संजीव भट्ट का। ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, वो मन चाहे जिस भी केस में नाम जुड़ देते हैं। बात ये है कि वो लोग हर एक फील्ड से एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में उन्होंने एक संजीव भट्ट का एग्जाम्पल सेट करना चाहा है कि देखो कोई बाहोश बनेगा,
सच बोलने की कोशिश करेगा या हमारे सामने पढ़ने की या हमें क्वेश्चन करने की या तो फ्री थिंक करने की, सोचने की भी कोशिश करेगा, तो इसका ये हश्र करेंगे। वो हमें नहीं होने देना है। वी कैन नॉट लेट देम सेट एनी एग्जाम्पल। तो ये लड़ाई सिर्फ संजीव भट्ट को रिहा करने की नहीं है, ये लड़ाई ये दिखाने की भी है कि एक संजीव भट्ट के लिए लाखों लोग खड़े हो सकते हैं, कल को कोई दूसरा होगा तो उसके लिए भी हम खड़े हो सकते हैं, मगर ये अन्याय हम नहीं सहन करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग सब मेरे साथ जुड़िए। आपको जिस तरह से भी लगे, आप जिस तरह से भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मगर प्लीज़ कीजिए। आप मेरे साथ लाउड थिंक कर सकते हो, मेरा नंबर अवेलेबल है, कभी कुछ पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे तो कह सकते हो। मगर संजीव भट्ट के चाहने वाले बहुत हैं, ये बात उनको पसंद नहीं है। सो अभी एक छोटा सा इंसिडेंट में अभी जस्ट अंदर कह रही थी कि थोड़े दिनों पहले मैं कोर्ट में थी, तब साइकिलिस्ट कई लड़के निकले, जवान लड़के, तो साइकिल चलाते चलाते संजीव भट्ट वैन में बैठ रहे थे तो खड़े हो गए और कहा जय हिंद सर। तो संजीव ने भी सामने कहा जय हिंद। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो फोटो किसी ने रख दिया, इसमें तो सरकार इतनी ऊंची हो गई कि पूरे एरिया में बंदोबस्त कर दिया, पुलिस वाले लगा दिए, सामने अमूल पार्लर है एक छोटा सा, उसके पास से उसका मोबाइल ले लिया, किसी को मोबाइल लेके अंदर आने की ज़रूरत नहीं, 25 पुलिस वाले लेके आते हैं। इतना डरते हैं वो खुद, चाहे जितने फोटो खींचवा ले, संजीव की एक तस्वीर नहीं आनी चाहिए। सो ये बात है। आप लोगों को अगर मुझे कुछ भी पूछना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, मगर ये लड़ाई में मेरे साथ हो लें। थैंक यू। विवेक काशीकर सर, श्याम तोड़कर, जुबेर, ये कार्यकर्ताओं को विनती कि आप कागज़ जिनको चाहिए सवाल पूछना है वो आप सवाल पूछने के लिए कागज़ उन तक पहुँचाएँ। श्वेता जी की बात सुनते वक्त हम सबको ये महसूस हुआ कि संजीव जी में जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है ऑप्टिमिज़म, और वो ऑप्टिमिज़म बहुत ज़्यादा आज की लड़ाई में आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज के सामाजिक और राजकीय जो चल रहा है, राजनीति में चल रहा है, समाज में चल रहा है, जिस तरह के नफ़रत को हम महसूस कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को बेचैनी हो रही है, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और जब हम निराश होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, दुखी होते हैं, तो जो लोग अन्याय करने वाले हैं उनकी वो जीत हो जाती है। इसलिए इस लड़ाई में हम लड़ेंगे, लेकिन फ्रस्ट्रेट, दुखी, निराश नहीं होंगे, ये हमारा संकल्प है। तो शंतनु जी को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि वो हमारे सामने अपनी बात रखे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं सवालों के जवाब दूंगा, तो आप शंतनु जी को भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो बहुत कम शब्दों में, कम समय में श्वेता जी ने जो बात कही है वो हम सबके लिए एक सबक है कि किस तरह से अपने निजी जीवन में भी ये फैसिज्म अटैक कर रहा है, और निजी जीवन में जो फैसिज्म आ रहा है उसको भी कैसे आपको लड़ना है। और ये निजी जीवन में भी फैसिज्म का जो अटैक है वो भी पर्सनल लड़ाई नहीं है, वो भी एक राजनीति है, और इस राजनीति को हमको, जो गांधी ने हमको सिखाया है, उसी राजनीति को हमको आगे लेके जाना है। तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत ही कम समय लेकिन हमको जसं मराठीमध्ये म्हणतो की अंतर्मुख करून जाणारं असं हे भाषण श्वेताजींनी केलेलं आहे। संजीवजी यांचं शिक्षण हे त्यांचं IIT मध्ये त्यांचं शिक्षण झालेलं है। IIT में उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने IPS किया, और श्वेता जी की और उनकी मुलाकात ऐसे ही पढ़ाई के दौरान हुई। तो उनका जो ये जीवन है मराठीमधलं जे आपण म्हणतो की सहजीवन जे आहे तेही अत्यंत प्रेरणादायी आहे, की आपल्या जोडीदारावर ज्या प्रकारचा हल्ला होतोय आणि त्यामध्ये कुठेही मूल्य व्यवस्था कॉम्प्रोमाइज़ करायची नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये उन्होंने ठान के रखा है। तो बहुत बहुत प्रेरणादायी। मैं सुबह ही उनको मिला और अभी तक उनसे जो बात हो रही है उनसे
एक्टिविस्ट के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। तो आपके अगर कोई सवाल है तो ज़रूर भेजिए, मैं श्वेता जी के लिए वो पढ़ूंगा। आर अदर पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्टिंग? कोई राजनीतिक दल आपको सपोर्ट कर रहा है? नहीं। नो। हाँ, पूरा कीजिए। Why is police force not saying anything on such a highly educated and qualified officer? पुलिस फोर्स क्यों नहीं कह रही? क्योंकि पुलिस फोर्स को कुछ ना कहने का ही आदेश होता है। तो जब पुलिस कुछ सोचती है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे युवक क्रांति दल के एक कार्यकर्ता है सुरेश खोपड़े साहब, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो मीटिंग में उनको बोला गया कि सोचना ही है, आपको किसने बताया? जो पुलिस मैनुअल में लिखा है उसको आपको फॉलो करना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट नहीं ले रही हूँ मैं। ये मेरी लड़ाई है, मेरे हस्बैंड की लड़ाई है। मैं एज अ वाइफ मेरे हस्बैंड के लिए लड़ रही हूँ। सो इसको कोई पॉलिटिसाइज करना नहीं है मुझे। और दूसरी बात, कई अफसर हैं, कई पुलिस वाले हैं, इतने साल 35 साल सर्विस की है तो कितनी पहचान होती है। सब पूछते हैं, धीरे से पूछते हैं, कई बार फ़ोन करके पूछते हैं कि हेलो श्वेता, एवरीथिंग ऑल राइट? फिर मैं कहती हूँ कि अगर आप ज़ोर से बात नहीं कर सकते हो, खुद के नंबर से बात नहीं कर सकते, मेरी क्या मदद करोगे? थैंक्स फॉर कॉलिंग। तो ये बात करके वहीं छोड़ देती हूँ मैं। आप जिस करेज से ये लड़ाई लड़ रही है उसके लिए आपके लिए किसी ने लिखा है, माय डियर श्वेता जी, आई अडोर योर courage. I had read Hiram Kulkarni's article. Since then, for a long time, I wanted to meet you. I have your phone number. Please let us know how to extend our solidarity. I salute Sanjay Bhatt and yourself and your family. Thank you so much. ये यहीं है कहीं? यहीं से आया है। देख, प्लीज बता सकते हैं कौन है ये? Thank you so much. Thank you so much. Yeah, sure. You can also have my phone number. अरुणा जी बुर्टे है जो हमेशा हमको सपोर्ट करती है, हमेशा आती है और वो बहुत ही अच्छा उनका सपोर्ट रहता है। मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है करेजियस होने के सिवा, सो वो ही कर रही हूँ। आपको देखकर सीता, अहिल्या देवी, सावित्रीबाई फूले की सब चीज़ें, त्याग देखने को मिलता है। आखिर सच की ही जय देश में हुई है। आपको सलाम, सत्यमेव जयते। आपको हमारा पूरा साथ है। इन्होंने अपना नाम लिखा है लेकिन वो मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है। किसने लिखा है ये? जी, श्री कृष्ण महादेव बराटे है, उनको हम पहलवान बुलाते हैं। वो कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता है, पुणे महानगर पालिका के डिप्यूटी मेयर रह चुके हैं और बहुत ही अच्छे वारकरी संप्रदाय के फॉलोअर हैं। उन्होंने सपोर्ट यहाँ पे दिया है। थैंक यू सो मच। मेरे हस्बैंड हमेशा आजकल कहते हैं कि ये सब प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि खाकी थोड़ी फीकी हो गई है। तो खाकी का जब कलर निखर जाएगा तब ये प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चाहे उसका किस तरह से किस मायने में आप लोग सहभागी हो सकते हैं? How to express, like, you know, on abstract level and also on very concrete level. And most of us identify with this cause. Yes. मगर एक व्यक्ति के माध्यम से या तो हम किसी संगठन से जुड़े हैं तो उस माध्यम से हम सपोर्ट देने के कौन से तरीके अपना सकते हैं, और मुझे लगता है कि हम सब उसके ऊपर कोई थोड़ी अधिक चर्चा करें। प्लीज़ आप लोग सब इकट्ठा हो के मेरे ख्याल से या तो पिटीशन साइन करके दे सके। जस्ट अ सेकेंड। जैसे मामा ने पहले बताया था कि वो लोग कितने वॉइसेस साइलेंस करेंगे। दे आर ट्राइंग टू साइलेंस डैड, अदर पीपल इन अदर फील्ड्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट्स एक्सेट्रा। इसमें एक बंदा या 10 लोग, 12 लोग खड़े होंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि उनको साइलेंस किया जाएगा। बट एट एनी गिवन पॉइंट अगर 1000, 2000 एक जॉइंट वॉइस अगर बाहर निकलेगा तभी देयर विल बी एनी चेंज, बिकॉज दीज आर द एक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट लेफ्ट अनक्वेश्चन्ड।
इनको पता है कि कोई पूछेगा एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, इसलिए उनको जो करना है करेंगे, फिर देखा जाएगा. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, आप अगर कल एक फेसबुक पे पोस्ट लिख देंगे, यू माइट फील कि आपने कुछ किया विच यू हैव डन, इट विल नॉट हैव अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट. राइट नाउ वी आर एट अ पॉइंट इन इंडिया जहाँ पे हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे एंड पीपल अराउंड अस हु बिलीव इन अ सर्टेन कॉज नीड टू कम टुगेदर एज अ कलेक्टिव वॉइस. इंडिविजुअली हमारे 10,000 लोगों के वॉइसेस विल हैव नो इफेक्ट इफ दे आर एट अ डिफरेंट पॉइंट इन दिस होल टाइम लाइन. बट इफ इट इज अ कलेक्टिव वॉइस एट वन पर्टिकुलर टाइम, जैसे कभी ट्विटर स्टॉर्म किया जाता है, जब एक साथ लाखों लोग कुछ करते हैं और वो ट्रेंड होने लगता है, तो पीपल टॉक अबाउट इट. ये कॉज हम लोग है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ. व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग इट स्टेज अलाइव. BJP and the current ruling party and everybody else related to them work on people forgetting things. Public memory is very short and they bank on that. We don't need to let that happen. So I don't know if I've answered your question yet, but we need to do something collectively that is not just limited to social media or कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म. हमें थोड़ा रास्ते पे आना पड़ेगा, कुछ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, समथिंग दैट कैचेस पीपल्स अटेंशन, जो इग्नोर ना कर पाए कोई. वो क्या करे, प्लीज़ आपके पास मम्मा का नंबर है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, वी कैन डिस्कस दिस. और कलेक्टिवली कुछ करना पड़ेगा, इंडिविजुअली वो टाइम चला गया इंडिविजुअली कुछ करने का. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. ये जो हम एक जन आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहे हैं कि फैसिज्म के खिलाफ जन आंदोलन ही खड़ा हो सकता है, तो जैसे कि पहला एक सवाल आया था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है क्या, अपोजिशन में जो पार्टी है, आपने उसका जवाब दिया है. लेकिन संस्थाओं के तौर पर किसी ने आपको, आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट, जैसे कि आज महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि है, युवा क्रांति दल है, वो तो कोई पॉलिटिकल, PUCL है, और ये जो सवाल पूछा है वो हमारे साथी है PUCL के, पीपल्स यूनियन अगेंस्ट सिविल लिबर्टीज, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, मिलिंद चंपानेरकर सर है, थोड़ा खड़ा हो जाइए. उन्होंने ये सवाल पूछा है कि संस्थाओं के तौर पर कैसे आपको मदद कर सकते हैं. कर सकते हैं काफ़ी तरीके से. इनफैक्ट मैं एक छोटा इंसिडेंट कहना चाहूँगी यहाँ. जब संजीव को कन्विक्शन किया था जामनगर में, उस दिन जब ऑर्डर आया तो कभी सोचा नहीं था कि इस हिसाब का कन्विक्शन होगा, क्योंकि केस में कुछ था ही नहीं. उस दिन कोर्ट में लगभग 200 पुलिस वाले वकील के ड्रेस में आए थे और वो सभी के कपड़े सिल रहे थे 8-10 दिन से जामनगर में. तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों को पहले से पता था कि एग्जिट क्या करना है. पूरी कोर्ट में पुलिस वाले वेपन्स लेके पूरा, मगर एवरीबडी इन लॉयर्स सूट. अब उस दिन जब अनाउंस हुआ तो मैं तो इनफैक्ट बेहोश हो गई, आधी गिर पड़ी थी, बात नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो गया, अब आगे क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे. अब तक क्या हुआ था कि एक अफसर की बीवी की तरह रही थी मैं. कभी ये एक्टिविज़म या कभी कोई बात पे बाहर आना या कोई प्रवचन करना, आज भी शायद मैं अच्छा बोल नहीं पा रही हूँ, मगर उस वक्त तो बिल्कुल नहीं आता था. तो क्या करे, तो वापस आते आते एक रोना आता था तो रो रही थी ज़ोर ज़ोर से. तब केरला से फ़ोन आने शुरू हुए, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया. उन्होंने फ़ोन करने के, मैम डोंट वरी, वी आर विथ यू. बात कुछ नहीं थी, वो लोग कुछ शायद करेंगे भी पता नहीं, मगर उस दिन 100 से 150 फ़ोन आए केरला से रात तक. और आज तक रोज दिन में 8-10 फ़ोन केरला से अवश्य आते हैं. कोई भी छोटा, कई बार मुझे 5 रुपये भी भेजते हैं, अकाउंट नंबर भेजिए, हम आपको मदद करना चाहते हैं. 5 रुपये आते हैं, 10 रुपये आते हैं, मनी डजंट मैटर, मगर वो कोई इंसान याद करके अकाउंट में 5 रुपये भी डालता है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. तो वो चीज़ से मुझे लगा कि नहीं, चलो. तो ये किस्म की जो बातें होती है, अगर आप सब इकट्ठे हो के या कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं तो कई बार हर थोड़े थोड़े दिन में वी आर विद संजीव भट्ट के भी कुछ लगा सकते हो पोस्टर्स, या तो इंटरनेट पे कुछ, माने लाइव रखनी है. ये बात उतनी है कि वी हैव टू कीप इट लाइव एंड कीप इट गोइंग. तो
काफ़ी संस्थाएं हैं, मैं बॉम्बे काफ़ी बार आ चुकी हूँ, इससे पहले पूना में भी प्रोग्राम हुए थे, 2 में आ चुकी हूँ, केरला काफ़ी टाइम जाती हूँ, गोवा गई हूँ, तो दिल्ली में काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं, तो इस तरह से सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ जी। 2-3 जो चीट्स आई है ऑलमोस्ट सेम हैं, उनकी इमोशंस यहाँ पे कहना चाहूँगी। बिल्कुल। Dear ma'am and Shantanu ji, first of all, thank you very much. I wish to assure that we all are with you and you are not alone. Please tell us how we can support this mission and kindly elaborate. Already we are discussing on the same line. Rahul Yadav ji ने ये लिखा हुआ है, इनका नाम नहीं है. I think someone should guide us about our mission to get free Mr. Sanjeev Bhatt. Yes. किन्होंने लिखा? आप लोगों के दिमाग में अगर कोई बात आती हो तो प्लीज आप बताएं. आपका नाम? प्रमोद. ओके. बिल्कुल बिल्कुल. हम लोग पिटीशन साइन कर सकते हैं, गवर्नर को भेज सकते हैं, पूरे लेटर्स लिख के प्रेसिडेंट का सर खा सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं कि भाई मारा करते हैं कि भाई ये बहुत हो गया इनजस्टिस, संजीव भट्ट को छोड़ो अब, ऐसा कुछ माने रोज के रोज ऐसा कुछ कर सकते हैं. एग्जैक्टली. मगर अच्छी तरह से सोच समझ के. यस यस, समवन हैज टू टेक अ कॉल. कोई एक हो जो पूरा प्लानिंग कर दे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विथ यू, एब्सोल्युटली. Same thing is written on this sheet. Dear Shantanu, would a letter to our Mrs. President Draupadi ma'am help? Maybe open letter from we the people of India. सुहास जी जो NAPM से जुड़ी है, उन्होंने लिखा हुआ है. So, ma'am, that would definitely help. But as I reiterated earlier, several open letters from several people would help more, because then they cannot ignore it. This is a step in the right direction. We need to do things like this. We need to get their attention towards the cause. और ये बात एकदम से, open letter to the president, open letter to the CJI, to any authority who can take a call towards the case and make sure that it gets listed and sees the light of day and is put in front of an appropriate bench. बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो बराबर से नहीं हो रही हैं, एंड बाय अ कलेक्टिव वॉइस वो होगी. सो येस, दैट इज़ वेरी ट्रू कि ओपन लेटर अगर लिखा जाए तो दैट वुड डेफिनेटली हेल्प और कॉज. एटलीस्ट विल गेट देयर अटेंशन इफ नथिंग एल्स. एक बार अटेंशन मिलेगा तो एटलीस्ट वो बात पे चर्चा होगी, कोई सुनेगा, समझेगा, क्वेश्चन पूछेगा. इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, डेफिनेटली. वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट, एब्सोल्युटली. No, what we can do is we can discuss this further. We can form a proper letter that everyone else can sign and send across. I don't expect people to write their own letters. That is absolutely understandable. We can discuss this. We can discuss what to include. Absolutely. आप इनके details भी ले लेते हैं. तो फिर we can include that. And इसका status क्या है वो भी clear होना चाहिए. Legal status. What is the status? Present status. 2 केस अभी लड़ रहे हैं. एक केस में ट्रायल चल रहा है, एक केस में अभी अपील पे है गुजरात हाई कोर्ट में. सो ये 2 केसेस पड़े हैं. हाँ, एक 1 केस इज 32 years old, अनदर है 26 साल पुराना केस. सो दिस आर 2 केसेस जिसके सामने अभी हमारी अपील चल रही है गुजरात हाई कोर्ट में. अब हमें अगर ये लोग बेल देते हैं तो दैट वुड बी अवर फर्स्ट थिंग कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए, हमें बेल तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए ताकि मैं बाहर आ सकूं, मेरा केस में लड़ सकूं. Whether this war is possible to spread at international level now? It should. अगर कोई वहाँ के इंटरनेशनल प्रेस या इंटरनेशनल मैगजीन्स या वहाँ के पेपर में ये स्टोरीज दें, या तो मुझसे कोई कांटेक्ट करवा दे, मेरे इंटरव्यूज़ अगर उनको लेना है तो ले सके, अगर किसी की कोई पहचान हो, या तो अगेन ओपन लेटर्स वहाँ लिखें
कि भाई दिस इज़ द केस, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया, आप लोग इंटरेस्ट लो, तो भी हो सकता है। ऑन द लाइन्स ऑफ दैट, अभी की गवर्नमेंट स्पेशली मोदी आर वेरी केयरफुल एंड वरीड अबाउट देयर इंटरनेशनल इमेज। उनको सालों से पीआर में उनको इंटरनेशनल इमेज की बहुत पड़ी है उनकी। तो एट एनी गिवन पॉइंट अगर इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल बॉडीज विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम और इवन टेल देम कि व्हाट यू डूइंग इज रॉन्ग, दे वुड बी वरीड अबाउट इट, देट प्रॉब्ली एक्ट ऑन इट। लेकिन उसके लिए यस प्लीज। Sorry, I just thought I will just share my views. So I studied law in the US. Yes, I'm well connected within few universities within the US. So I think it will be a good idea to work with the human rights division of those law schools so that we can really write. So probably I will need help from you. Absolutely. Maybe a write-up and we can just share it with the law schools. If at any point you want me to go and meet someone, I can do that as well. That is absolutely fine. Do that. We should certainly do that because that's the way we'll get more awareness about this critical issue. The second thing is, did you also explore public interest litigation? I'm sorry, I don't know much, but have you explored that in India? नहीं, not yet, we haven't. But ये मैं एज अ वाइफ करूँगी वो सही नहीं लगेगा. It should be done by the public. Yes, yes, citizens. तो या तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे ये कोई चीज़ है तो यू टेक द लीड, कोई ओपन लेटर की बात है, लेट सम अनदर पर्सन टेक द लीड, मगर ऐसे 3-4 लोग मिल के अगर इफ यू आर कॉन्स्टेंटली इन टच विथ वन अनदर एंड शांतनु, then we can work out something. In the context of what he asked, I think we need to have a web page. See, we need to be transparent, right? Transparency is at the crux of this issue, right? Yes. So in case you want to just write down these are the litigations going on, this is the schedule, this is when we are going, so people also can come and join hands with us. So that would be. That is something I was discussing with my sister the other day. हम लोग बात कर रहे थे कि एक जस्टिस फॉर संजीव भट्ट का वेबसाइट अगर हम लोग बना दें जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी अपडेट्स वहाँ पे आ जाए, तो आप जैसे बता रहे दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, और हम लोग वो बात कर रहे हैं, इट्स इन प्रोसेस, होपफुली सून इनफ वो हो भी जाएगा। तो फिर उसके ऊपर कोई भी इंसान एक बार जाएगा तो दे विल फाइंड ऑल द इन्फॉर्मेशन दे नीड एंड वहाँ से दे कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद अस एज वेल, और आप लोग हमारे नंबर्स ले लेना, तो ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ानी। एंड या Coming together and then fighting. So we'll have to figure out what is the commonality between these people, right, who have been targeted with a proper plan. So we also need to really think about the strategy. Whether we can also think about planning, filing a class action lawsuit where the issue remains the same. Like how the government agencies have been utilized to actually target some of the individuals or factions of the society. That's absolutely true. We should do that, and I think more like-minded people like you in a similar field should come together and we should take it ahead. In terms of ममा जो पहले बता रही थी कि 26 साल पुराना केस और 32 years old पुराना केस, आई एम श्योर आपको पता है, लेकिन ये सारे केसेस वर फॉट बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स ऑफिसर्स ऑल दीज ईयर्स। सारों में से सुप्रीम कोर्ट से क्वॉशिंग और स्टे लेके आए थे बाय द गवर्नमेंट, एंड एज सून एज पापा ने डिपोज किया, गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड बदल दिया। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इतने साल गवर्नमेंट ने ऑफिसर्स को सपोर्ट किया कि ऑफिसर्स डिड देयर ड्यूटी एब्सोल्युटली परफेक्टली, देयर वाज नो मैलिस इन देयर ड्यूटी, वो तुम डिपोज करते और तुरंत चेंज करते थे, दैट डज नॉट मेक सेंस। दैट इज समथिंग जो शायद सबको पता होगा, लेकिन आई जस्ट थॉट मैं एक बार बता दूँ। जी शंतनु जी, अभी जो फिलहाल फेसबुक पे कोई पेज है तो क्या आप उसको उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, और आप जो बात करें कि वेबसाइट होगा तो आगे की बात है, अभी जो फिलहाल ऑनलाइन आपके साथ जुड़ने के लिए क्या क्या माध्यम है? अभी फिलहाल देर आर 3 पेजेस जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एक संजीव भट्ट का पापा का फेसबुक पेज जो उनका खुद का है वो, दूसरा एक फ्री संजीव भट्ट करके पेज है फेसबुक पे जहाँ पे आई थिंक 2 लाख या उतने फॉलोअर्स है, काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, वो आपको दिख जाएगा, वो हम लोग मॉडरेट करते हैं साथ में, सो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी अपडेट्स आती है, और पापा का ट्विटर है। ये 3 ऑफिशियली हम लोग उनके साथ कनेक्टेड है, बाकी कोई भी पेज का हम लोग कनेक्टेड नहीं है। बाकी बहुत सारे पेजेस है, बट उस पर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे थ्रू नहीं आती है, सो मुझे उसके बारे में नहीं पता। लेकिन पापा का फेसबुक और ट्विटर मैं, ममा और दीदी हैंडल करते हैं, तो वहाँ पे तो आपको यू कैन डायरेक्टली सेंड अस अ मैसेज, वहाँ पे हम लोग एवरी अदर डे उसके मैसेजेस चेक करते हैं। बाकी आप हमारा नंबर ले सकते हैं और वहाँ से आगे हम लोग डायलॉग में एंगेज कर सकते हैं। बाकी की सब चीज़ें हम आपको भी दे देंगे। जी, तो कई सारे हमारे साथियों ने आपको जो मदद करना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर भी मांगा है, तो
और भी डिटेल्स मांगे तो वो भी हम उनके साथ शेयर करेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि जो रजिस्ट्रेशन बुक है वहाँ पे हम ये सोच रहे हैं, एक सुझाव ये भी आया है कि जस्टिस फॉर संजीव भट्ट का पुणे का एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जाए। जो लोग इसमें शरीक होना चाहते हैं वो अपना नाम अलग से अलग पेज पर पुणे ग्रुप के लिए लिखे, उनको उसके मैसेजेस आते रहेंगे। तो कैसे ऑनलाइन तरीके से जुड़ सकते हैं और कैसे ऑफलाइन तरीके से जुड़ सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट के कई सारे साथी हमारे साथ हैं, जैसे कि सुहास ताई है, वैसे सुनीति ताई भी है। तो हम सब जो साथी हैं वो आपके साथ थे, जुड़े हुए थे, लेकिन आप आज तक मिले नहीं थे। तो सुनीति ताई हो, उन्होंने लिखा है कि हम आपके साथ है, साथ रहेंगे। और उन्होंने भी ये पूछा है कि क्या आप मानवाधिकार संस्थाओं तक गई है, इंटरनेशनल तो पहले सवाल पूछा गया है, और क्या सामूहिक रूप से क्या प्रयास हो रहे हैं, और सोशल मीडिया में आपके निवेदन पत्र हम शेयर करते रहते हैं हमेशा, तो और क्या करें? बहुत सारे लोग इसके आगे जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। एमनेस्टी इंडिया और इंटरनेशनल से आकार पटेल का फ़ोन आया था। उसने कहा मेरी ऑफिस तोड़ दी गई है, मेरे कुर्सी टेबल तोड़ दिए गए हैं, मैं आपकी क्या मदद करूं? बोलो ये हालत है, अब किससे बात करें, सोचो ये है। मेरे ख्याल से ये पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। आज के बाद आप लोग भी जरा सोचिए कि इसमें आगे क्या किया जाए। तो ये सब सुझाव फिर एक दूसरे से आदान प्रदान करके विल कम आउट ऑन अ स्पेसिफिक थिंग, कैसा कर सकते। मगर ओपन लेटर वाली बात सही है, वो कोई भी कर सकता है। फिर वो पेज वाली बात भी सही है, दैट ऑल्सो कैन बी डन। तो ऐसी 2-4 चीज़ें जो अभी लग रही है कि वी कैन डू एंड वी शुड डू, तो वी कैन स्टार्ट डूइंग दैट। बाकी कभी भी तो जैसे कि हमारे एक साथी है रोहन गायकवाड़, जो इसका फेसबुक लाइव का काम सब देख रहे हैं, तो उन्होंने ये तय किया है कि युवक क्रांति दल का जो फेसबुक पेज है उस पर एक लेटर अपलोड किया जाएगा, लोग उसके साथ जुड़ेंगे। और ये भी हम आगे तय करेंगे कि हम कैसे ऑनलाइन भी मीटिंग्स कर सकते हैं। इसके बाद संजीव भट्ट के फेसबुक पे आप जाओगे तो मैंने आज तक काफ़ी पोस्टें लिखी हैं, तो अगर उसको आपको अपने कोई पेज पे फिर दोहराना है या लगाना है, शेयर करना है, तो आप वो भी देख सकते हो। जी बराबर। एक सवाल ये है कि जो जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है उसमें आपका जो दलील आप पेश कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, वो हम सब लोग कैसे उसको समझे और कैसे लोगों तक पहुंचाएं? जैसे कि आप जो संविधानिक जो आप पर अन्याय हो रहा है, असंवैधानिक जो बातें हो रही है, वो जुडिशियल कोर्ट में जो आप कह रहे हैं, वो हम बाहर जाके लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? 50 पॉइंट्स वाली बात हमने है ना संदीप जी को एक 50 पॉइंट्स दिए हैं अबाउट द केस जी। 50 पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, जो 32 ईयर ओल्ड कस्टोडियल डेथ वाला जो केस है उसके बारे में डिबंकिंग एवरीथिंग जो प्रोसिक्यूशन ने लिखा था, जिसके बेसिस पे उन लोगों ने कन्विक्शन दिया है। आप एज अ लेमैन वो पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा झूठ है पूरी बात, व्हाट अ फार्स इट इज। वो हम इनको, आप अपने नंबर्स दे दीजिए, आप सबको वो व्हाट्सएप कर दिया जाएगा PDF, आप एक बार पढ़ेंगे आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगा। एंड इफ़ यू वांट एनी मोर इन्फॉर्मेशन, कोई क्वेश्चंस हो तो आप बेझिझक हमें पूछ लीजिए, हम आपको उसका रिलेटिव डॉक्यूमेंट और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। प्लीज़। ये जो आपका कन्विक्शन हुआ है, तो उस केस का एफआईआर के बाद कोर्ट में जो 4 फ्रेम हुआ वो चार्ज, उसके साथ जो कोर्ट में डिपोजिशंस हुई वो डिपोजिशंस, उसके बाद डिपोजिशंस के बाद जो जजमेंट आया वो जजमेंट के बाद हाईकोर्ट में जो अपील चल रहा है उसके सब डॉक्यूमेंट्स, और जो अभी जो खारिज हुआ सुप्रीम कोर्ट में खानविलकर जाने से पहले 4 दिन। तो ये हिंदुस्तान जो हम सब पेपर अखबार पढ़ लेते हैं, जो जैसे प्रशांत भूषण और वो दिल्ली में जो सब बैठे हैं डेमोक्रेसी के लिए, वो सब वकील आपकी कुछ मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे? दिल्ली में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ये आंसर ममा देगी, लेकिन जो आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं सर, 90% डॉक्यूमेंट सारे गुजराती में है। जजमेंट 550 पेजेस का जजमेंट है पूरा गुजराती में। मैं अपलोड करूंगा भी तो लोग पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन आपने अगर हाईकोर्ट में वो फाइल किया है, हाँ, वो तो इंग्लिश में ट्रांसलेट, हाँ, जो ट्रांसलेट किया है
क्या वो हम सब वेबसाइट पे अवेलेबल कर देंगे, जैसे वेबसाइट चालू कर देंगे, विल पुट ऑल ऑन द वेबसाइट, बिकॉज एक जगह पे रहे दैट विल मेक मोर सेंस के सब जगह जाए उसके अच्छा। तो वो सारा केसेस वाइज उस पर कर देंगे, और जो सपोर्ट की बात है उसका जवाब ममा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो वकील है, हर रोज पेपर में आता है, टीवी में लगता है, वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं? प्रशांत भूषण का नाम आपने? हाँ, प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण जी से बात नहीं हुई है, मगर कपिल सिब्बल साहब हमारा केस लड़ रहे हैं, वो प्रो बोनो लड़ रहे हैं हमारा केस। बस हाँ, सलमान खुर्शीद साहब हैं, वो भी लड़ रहे हैं हमारे केस। और बाकी जितने वकील हैं, जैसे कामत साहब करके भी हैं, तो हाँ, तो कामिनी जायसवाल जी हैं, तो वो जब जब हमारे केसेस होते हैं, मगर अब तक ये हुआ है कि वो आर्ग्यू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारा केस आर्ग्यू होने तक पहुंचा ही नहीं है, रजिस्ट्री से ट्रैवल ही नहीं हो पा रहा, और ये सब डिसमिस कर दिया। Without arguing, how they dismiss your cases? वही बात है, वही बात है। हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं भाई? सेशंस में नहीं मिला न्याय, हाई कोर्ट में नहीं मिला तो सुप्रीम गए। आप कम से कम सुनो तो, फिर आप सुनने के बाद आपको जो डिसीजन देना है, मगर आप बैठ के ऐसा कहे वी आर नॉट इंक्लाइंड, डिसमिस्ड, बस ये बात जी, ये बात हो जाती या शेम, इट्स वेरी शेमफुल सिचुएशन। 4 साल तक, और आप सबको लगता है एक पिटीशन बनाने में, जैसे हम लोग रिव्यू पिटीशन में गए, हमारा जजमेंट जो दिया गया उसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ? जी जी। आप थोड़े लॉ के जानकार लगते हैं या वकील हैं आप, बस तो आपको पता होगा कि प्रोसिक्यूशन होता है, डिफेंस होता है। अब प्रोसिक्यूशन वालों ने पहले कहा कि हमारे पास 300 विटनेस है ये बात के, चलो सही है। फिर 300 में से उन लोगों ने 29 लोगों को बुलाया, और वो 29 वो लोग जिसको केस से कोई लेना देना नहीं, एक कमरे से दूसरे कमरे में फाइल लेके गया हो ऐसे बंदे, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं, कोई डॉक्टर्स नहीं, कोई पुलिस वाले नहीं, कोई मैजिस्ट्रेट नहीं, जिसके सामने पुलिस वालों के अगर आपने कहा कि मारा तो किसने मारा, तो कोई नहीं। सीआईडी क्राइम के जिस ऑफिसर्स ने ये पूरी जांच की थी उसमें से कोई नहीं, कोई रिलेवेंट ऑफिसर्स नहीं, कुछ भी नहीं। तो 29 करके उन्होंने, अरुण मिश्रा साहब थे तब सुप्रीम में, और वहाँ से वो लोग डिसीजन ले आए कि ये प्रोसिक्यूशन तो बहुत चला, इतना डिले नहीं होना चाहिए, इसको वाइंड अप कर दो और जजमेंट दे दो 20 तारीख तक। हु डिसाइड्स कि ये बहुत चला? अभी हमारा डिफेंस तो हुआ ही नहीं है, आपका प्रोसिक्यूशन चल रहा है अब तक, तो आपकी वजह से जो हो रहा है वो हो रहा है। माई हस्बैंड इज इनसाइड, हाउ कैन आई फाइट द केस जो मुझे पता ही नहीं है। फिर भी ऐसा करके 25 मई 2019 को अरुण मिश्रा ऑर्डर करता है कि वाइंड अप दिस एंड द जजमेंट शुड बी गिवन, और 20 जून को 2019 15 दिन के बाद जजमेंट आ जाता है, कन्विक्शन, विदाउट गिविंग अस अ सिंगल डिफेंस विटनेस। आप ये सोच सकते हो ये बात? इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए कि ये हमें प्रॉपर ट्रायल नहीं मिला है, हमें डिफेंस का, हमें तो कुछ कहने का हक होना चाहिए कि नहीं। वो पिटीशन हमारी 4 साल पड़ी रही, इसमें कोई नहीं, और 4 साल के बाद वी आर नॉट इंक्लाइंड, डिसमिस्ड। ये हालत है। मायूसी हो जाती है अपनी जुडिशरी को देखते हुए। हमें लगता है कि फाइट तो करते हैं, डरते नहीं हैं, सब करते, मगर कहाँ तक, कैसे, किसके सामने? और हाई कोर्ट में तो सब जगह ये बातें ही हैं कि जज डायस पर से बैठ के खुद कहता है कि आप चाहे जितनी आर्ग्यू कर लो, हमें ऊपर से जजमेंट लिखा हुआ आता है, हम तो वो पढ़ देंगे। ये बात है। फिर भी रोज हिम्मत इकट्ठा करके, होप क्रिएट करके कि नहीं इसमें करना ही है, संजीव को घर लाना ही है, ये बहुत डिफ़िकल्ट बात होती है। 4 साल लगातार करते रहना, और फिर भी हम सब बाहर हैं। आप सबको सुन के ये बात दुख देती है, तो कोई इंसान 4 साल से अंदर है, जेल रहा है, ही इज़ फेसिंग, ही इज़ लिविंग एवरी मोमेंट। आप सोचो। आखिरी के कुछ सवाल लेंगे। जो आपने बात कही और जो लीगल पॉइंट्स आपने बताए, आप में से जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है उन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, और आपको वो लीगल पॉइंट्स का भी जो पेज है
आप सबको वो दिया जाएगा। इसका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी किया जाएगा। जो आपने हिम्मत और आशा की बात की कि जब आप जुडिशियल तरीके से भी लड़ने की कोशिश करते हैं, आप हिम्मत नहीं हारते, तो एक डर का माहौल फैलाया जाता है और फैसिस्ट ताकतें हमेशा डर में विश्वास रखती है। तो इस डर की राजनीति को, एक सवाल ये है कि कैसे डर के राजनीति को हम उसके खिलाफ लड़े? सामना करके, उसके अलावा कोई नहीं है। मेरा आधा घर तोड़ दिया बुलडोजर से। पीछे वाले एक आरएसएस के कोई रहते थे आदमी, उनके पास से कंप्लेंट ली कि मुझे हवा नहीं आ रही। बंगलो है, मेरे और उनके बीच में 25-30 फुट का डिस्टेंस है, और ये कहा कि मुझे हवा नहीं आ रही। वो बेस पे विदाउट एनी नोटिस हमें बिना जान किए बुलडोजर्स लेके आके, मैं किचन में थी, नाश्ता बना रही थी, धड़ 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 पीछे की दीवार टूट जाती है, मेरा आधा घर तोड़ देते हैं। ऊपर से मुझे 25,000 का बिल देते हैं तोड़ने का दूसरे दिन, कि आपको ये बिल भरना है। ये एक बात। कुछ एक टाइम के बाद मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं तो हमारा गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है। सभी गाड़ियाँ सीधी जाती है, रोड पे, सिटी रोड पे एक ट्रक दूर से टेढ़ा हो के ऐसे आके हमारी गाड़ी को रेलिंग तक खींच लेता है। थोड़ी बहुत चोटें भी लगती है, मगर बच गए दोनों। संजीव भट्ट को ले जाते हैं, आज तक वापस नहीं आए हैं। बच्चों पे कांस्टेंट थ्रेट रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे यहाँ आ जाए, और कांस्टेंट मुझे भी डर रहता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया, मेरे बेटे को कुछ कर दिया तो बेटर है कि मैं अकेली रहती हूँ, मगर यहाँ रहती हूँ। उनको मैं नहीं बुलाती, चाहे कोई भी टाइम हो, अकेली फेस करती रहती हूँ। ये तो बिना पूछे बिना कहे तुरंत आ गया, उसको बहुत याद आ गई थी, तो वरना मैं परमिशन सचमुच नहीं देती। तो मैं फेस कर रही हूँ, मैं वहीं रहती हूँ, वहीं से ऑपरेट करती हूँ। मैंने घर नहीं बदला, मैंने सिक्योरिटी वाले हमारे सब ले लिए हैं, पुलिस वाले, मैंने किसी को नहीं रखा बस। और आप जैसे लोग हैं, सब साथ हैं, तो दुआएं साथ हैं सब लोगों की, सही हो जाता है। 1-2 चाचा हैं, रोज सुबह 4 साल से 10:30 से 11:15 के बीच में फ़ोन आता है कि बेटा सब सही है, तुम ठीक हो, मैं दुआ करता हूँ। रोज 4 साल से ऐसे कितने इंसिडेंट हैं। मेरे हस्बैंड रोज 15 किलोमीटर दौड़ते हैं। वो एक सेंट जेवियर्स कॉलेज है, वहाँ उसका ट्रैक है, स्कूल है, वहाँ उसका ट्रैक है। तो वहाँ बच्चे हैं आज भी जो साहब के साथ दौड़ते थे, वॉलीबॉल खेलते हैं। वो रोज बारिश हो, धूप हो, वो ट्रैक पे चल के पाँव घीस के चलते हैं। तो बीच में बीबीसी वाले आए थे, तो उन्होंने ये पूछा, देखा कि ये क्या कर रहे थे, कहा कि सर जब आए ना वापस तो यहाँ घास नहीं उग जानी चाहिए, इसलिए हम लोग ऐसे चल। ऐसे इतने किस्से हैं कि आप बात करें तो भी दुख हो जाता है, बात करें तो याद आ जाती है, ऐसा है। मगर लोगों की दुआ साथ है। विल ब्रिंग संजीव होम वेरी सून। एक सवाल ये भी है कि इस सारी लड़ाई के बीच में आपने एक बार, आप थोड़ा समय लेंगे? नहीं बताइए। तो इस सारी लड़ाई के बीच में आपने चुनाव भी लड़ा, उसके बारे में भी हमारे कुछ साथी जानना चाहते हैं कि ये अनुभव आपके लिए कैसा रहा? हमें एक भी ऑफिस नहीं मिल रहा था मणिनगर में। मणिनगर ऐसी जगह है जहाँ से नरेंद्र मोदी सीएम थे, तब वहाँ से चुनाव लड़ते थे। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में से लड़ना चाहा। ये 2012 की बात है, अभी की बात नहीं है, पहले की बात। ये भी एक वजह हो सकती है हमारे सामने ये सब करने की। तो कोई हमें गद्दे नहीं दे रहा था, कुर्सी नहीं मिल रही थी। वो कार्यालय खोलना पड़ता है चुटनी करते हो तो, कुछ भी नहीं। कहा कोई बात नहीं, एक अच्छा सा पेड़ देखा,
उसके नीचे एक घर से सब लोग अपनी अपनी प्लास्टिक की कुर्सियाँ ले आए, हमने काम शुरू कर दिया। लगभग 5-7 दिन काम शुरू किया और सब लोगों ने देखा कि ये लोग सही तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे बातें की, आराम से बैठ के कहीं भी खड़े होके। 10 दिन के बाद हमारे पास 5 ऑफिसें थी। कहीं भी खड़े हो जाते थे तो लोग पैसा नहीं लेते थे, पानी भी देते थे। पाव भाजी वाला पाव भाजी देने आता था, वड़ा पाव वाला अपना कंट्रीब्यूशन वड़ा पाव देने आता था। इस हिसाब से वहाँ से मैं हार गई, नो डाउट, मतों के हिसाब से हार गई। 40,000 मत लेके आई थी, तो मेरे लिए तो ये जीत ही हुई ना। मोदी के सामने उसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ वो प्रचार करने कभी नहीं गए, मैं जब वहाँ से चुटनी लगने लड़ी तो मेरे ख्याल से 8 बार उनको आना पड़ा। तो मैंने थोड़ा दौड़ता तो कर दिया था उनको। तो सिर्फ लिखित सवाल लेंगे ये हमारा आज का, क्योंकि इतनी बड़ी सभा में हम म्हणजे आपण तोंडी प्रश्न घेण्याची फार अडचण असते, त्यामुळे आपण फक्त लिखी प्रश्न घेऊ शकलो। पण ही सगळी आपको कुछ पूछना था जी प्लीज। हाँ जी, शहाण्या माणसांनी कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, मग ह्या आता हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेल्या तर पैशाची व्यवस्था काय केली, कशी केली? मेरी प्रॉपर्टीज़ बेच रही हूँ, जो भी सेविंग्स थे सब चले गए हैं। बच्चे दोनों पढ़ते थे अब तक, तो उनको भी पढ़ाना था आगे, दोनों के फाइनल स्टेज मास्टर्स में थे, तो तकलीफ़ें हैं मगर हो जाता है कुछ ना कुछ। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये हे सगळ्यात वाईट वाक्य आहे। संविधानिक संस्थांवर विश्वास असायलाच पाहिजे। आपण शहाणे लोक कोर्टात जात नाही म्हणून प्रश्न गंभीर होत आहेत। जेवढ्या संविधानिक संस्था आहेत त्यांच्यावर विश्वास राहायलाच पाहिजे, आणि हा विश्वास असू नये म्हणून हे वाक्य आपल्या डोक्यात घातलंय। याच्यातनं बाहेर यायला पाहिजे। असं तोंडी प्रश्न अगदी थोडक्यात। हां जी 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 बोला, आपण मी मुद्दा पोहोचवतो त्यांच्याकडे। आपकी ये जो लड़ाई है ये जस्टिस फॉर संजीव भट्ट है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये जो लड़ाई है ये लीगल पॉइंट्स आपने जो बताए 52 लीगल पॉइंट्स वो तो न्याय प्रविष्ट है, उसमें आम जनता कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आम जनता से अगर आपको जन आंदोलन छिड़वाना है तो उसके लिए आपके पास क्या दलीलें हैं? वो इसकी चर्चा हुई है मैडम, इसका जवाब उन्होंने दिया है, और जो व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे उसमें ऑनलाइन इसके बारे में हम जानकारी भी देंगे। और ये जो आप सब सवाल पूछ रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये जो इश्यू है इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हम जान चुके हैं। तो जी श्रीरंजन जी, आखिरी। आज के दौर में भारत में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, चाहे भीमा कोरेगा हो, जेएनयू हो। तो जब से संजीव भट्ट सर को अरेस्ट हुई तब से प्रोग्रेसिव एलिमेंट जो है सिविल सोसाइटी का, उसका हौसला या उसका जो सोलिडारिटी थी वो उसी तरह की थी, ऐसा आपको लगता है? और अगर उसमें कुछ क्वालिटेटिव डिफरेंस था तो वो क्यों था? का क्वेश्चन बहुत समझ नहीं पाई हूँ। आप एग्जैक्टली आप थोड़ा आगे आ जाइए ना प्लीज़। I just submit what you were saying. But you also expressed some apathy. जो भी कोर्ट केस, जो भीमा कोरेगांव केस है जेएनयू में, तो सॉलिडारिटी के बारे में आप बताइए। तरह का रिस्पांस आपको मिला सिविल सोसाइटी जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट है, या ये गुजरात का केस है या कुछ और एलिमेंट इसमें है? जैसे कि राणा अयूब का गुजरात फाइल्स आया है, तो उसके बारे में भी मैं प्रोग्रेसिव एलिमेंट में कुछ एक तरह से दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। सो वो क्या है कि आपको उस रिस्पांस के बारे में मैं पूछना चाहूँ। मैं अभी भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन आई ट्राई टू आंसर इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। ये जो भी केसेस चल रहे हैं दूसरे सिविल सोसाइटी के लोगों को जिनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट किया है, वी आर ऑल इन द सेम बोट। दीज आर वॉइसेस जो इनको कर्ब करना है, इन लोग की आवाज़ दबानी है।
ये सबकी प्रोटेस्ट अलग अलग नामों से चल रहे हैं, बिकॉज हर एक का केस थोड़ा अलग है. किसी एक को जस्टिस मिलेगा को द अदर्स विल फॉलो सूट. सो देयर वर टॉक्स के सबको क्लब करके एक कॉमन प्रोटेस्ट करते हैं. इसमें क्या हो जाता है, कॉज खो जाता है. भले सबका इश्यू सेम है, लेकिन इंडिविजुअली अगर किसी को, जैसे साई बाबा वाला जो था वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, विद इन आवर्स उनका जजमेंट उन लोगों ने चेंज कर दिया. अगर उनको जस्टिस मिल जाती तो बाकी के कोर्ट्स वुड हैव फॉलोड सूट और बाकी के लोगों को जस्टिस मिलती, बट दे कैन नॉट लेट दैट हैपन. सो इसके अंदर एज सिविल सोसाइटी हमें हर एक मैटर, हर एक पर्सन जो इनकार्सरेटेड है अभी, उनके लिए इंडिविजुअली फाइट करना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं भी हमें एक विक्ट्री मिल गई ना, तो दैट विल ओपन डोर्स फॉर एवरीथिंग एल्स टू फॉलो थ्रू. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन थोड़ा बहुत? कार्यक्रम का हम फॉर्मल समारोह करने के बाद इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए भी कुछ समय, कुछ मिनट्स श्वेता जी और शंतनु जी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे. लेकिन ये सारा जो दर्द वो हमारे साथ बांट रहे हैं, तो दर्द बांटने का भी एक तरीका होता है, वो भी मैंने उनसे सीखा है. तो हम सब लोग परेशान हैं, हम सब लोग दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन जब हम हमारा दर्द बांटते हैं और उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये लड़ाई बहुत ज़्यादा हमारे बीच में उससे ज़्यादा दर्द नहीं होता. जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन देख के ज़्यादा हमें डिप्रेस लगता है या निराश लगता है. हम कार्यकर्ताओं के तौर पर ये भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जिनके नाम पर हम जय जयकार करते हैं, गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह, अंबेडकर, क्या उनको हमसे ज़्यादा अच्छा माहौल मिला था? तो हिस्ट्री हमको बताती है कि भाई गांधी जी, भगत सिंह, किनका भी नाम ले लीजिए महामानवों का, आज से बदतर माहौल उनको भी मिला था. और जैसे कि आज़ादी के 75 साल है, आज़ादी तो मिल रही थी, तो गांधी जी तो नायक थे, लेकिन आज़ादी की घोषणा होने के बाद गांधी जी पूरी तरह से हिंसा और नफरत के खिलाफ भारत को जोड़ने का काम कर रहे थे. और आज भी भारत में एक भारत को जोड़ने का काम शुरू है, और केरल से लेके वो दिल्ली तक आएगी यात्रा, और उस यात्रा के दौरान कई सारे लोग जो सामाजिक संगठन से है, लेखक है, एक व्यक्ति के तौर पे, हम गांधी स्मारक निधि, युवा क्रांति दल, यहाँ पे बैठे हुए कई सारे संगठन भारत जोड़ो में भी जुड़ रहे हैं. तो ये भारत जोड़ने का जो काम जारी है वो तो जारी रहेगा, लेकिन श्वेता जी और शंतनु जी, आप लोगों ने हमारी लड़ाई को ज़्यादा आज मीनिंगफुल बनाया है. ये मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि गांधी जी का एक फिल्म हमेशा हम गांधी भवन में दिखाते हैं, और गांधी जी को आज़ादी के जब दिन नज़दीक आए थे तो उनको जर्नलिस्ट पूछने के लिए आए कि आपका रिएक्शन क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस आज़ादी को नहीं मानता. आज मेरा दिन छोटा हो गया है, रात लंबी हो गई है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं निराश नहीं हूँ. और गांधी जी उसी निराशा के साथ, निराशा के खिलाफ आशा की लड़ाई लड़ रहे थे. और मैं बिल्कुल इसमें विश्वास रखता हूँ कि हमारे खिलाफ जो दुश्मन हम पर अन्याय कर रहे हैं, वो अन्याय हम बिखरे होने के वजह से कर रहे हैं. तो शायद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे एक दूसरे से, और कुछ दिनों के बाद शायद हम ये लड़ाई ज़रूर जीत पाएंगे. लेकिन जब ये लड़ाई जीत जाएंगे, तब एक कहानी जो हमेशा हर आंदोलनों में बताई जाती है कि गांव में आग लगी थी, कुछ लोग आग देख रहे थे, और एक छोटी सी बच्ची आग बाटली से, छोटी सी बोतल से आग बुझाने का काम कर रही थी. तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग स्पेक्टेटर्स बन जाते हैं, और वो हमेशा डिस्करेज करने का, पंक्चर करने का काम करते. तो वो लोग जो देख रहे थे, उन्होंने बोला उस बच्ची को, तुम्हारी ताकत कितनी, आग कितनी बड़ी लगी है. तो उसने बोला, मेरे पिताजी ने कहा है, वो मैं बात आपको कहना चाहती हूँ कि हमेशा ऐसा काम करो कि इस भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा, राज्य का इतिहास लिखा जाएगा, तो इस गांव का भी इतिहास लिखा जाएगा. और जब गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो आग का भी इतिहास लिखा जाएगा. कुछ लोगों का नाम आग लगाने में शामिल होगा, कुछ लोगों का नाम आग जब लग रही थी तो देखने वालों में शामिल हो जाएगा. लेकिन मेरा, आप सबका, श्वेता जी का, शंतनु जी का, हम सबका नाम
आग बुझाने में शामिल होगा। तो ये आग बुझाने वालों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। शायद ये लड़ाई हम जब जीतेंगे तो इतिहास हमें भी याद करेगा, और इस फैसिज्म के खिलाफ जैसे इटली और जर्मनी में हुआ, जैसे हमारे एक साथी है निरंजन टकले कहते हैं कि जर्मनी जब हिटलर ये सब कर रहा था तो कुछ लोगों को लगता था कि इससे जर्मनी पावरफुल हो जाएगी, हम एक बहुत शक्तिशाली देश बन जाएंगे। तो आज कुछ लोग आज के हिटलर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हिटलर को विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा ये सवाल है कि जब कई सारे लोग मुसोलिनी को और हिटलर को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हम उन जर्मनी वालों का रोल निभाएंगे जो हिटलर को समर्थन दे रहे थे? तो हमारा ये रोल रहेगा कि हाँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो ये लड़ाई हम जरूर आगे लेके जाएंगे। आज के सभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं अनवर भाई राजन, उन्होंने भी स्टूडेंट एज से लेके आज तक इस सारे नफरत और हिंसा की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है। जब वो स्टूडेंट थे तब इमरजेंसी के दौरान जेल में थे, और उन्होंने एग्ज़ाम भी जेल में रहकर, पुलिस की गाड़ी आती थी कॉलेज में लेके जाती थी। तो ये जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो भी आज के सभा के अध्यक्ष के तौर पर उनकी बात भी हम सुनना चाहेंगे। मैं आदरणीय अनवर भाई जी को विनंती करता हूं कि आज का सभा का अध्यक्षीय समारोप करें। आपल्या आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या श्वेता भट, शंतनू, युक्रांचे माझे सगळे सहकारी, महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे सहकारी, समोर बसलेले मान्यवर त्यामध्ये प्रवीण सप्तर्षी, प्रशांत कोठडी आहे, NAPMचे अनेक कार्यकर्ते आलेले आहेत, अनेक अरुणा बुर्टे आणि प्रकाश बुर्टे पण आहेत। आज आपण अतिशय महत्त्वाच्या विषयावरती चर्चा घेतली आणि श्वेता आणि शंतनूला मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग बिल्कुल आपके साथ हैं, आप आगे की भी लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे। तो आता जो प्रश्न आहे, आपण संजीव भट आणि त्यांच्या विरोधात लढणाऱ्या श्वेता भटची सगळी कहाणी ऐकली, पण या कहाण्या देशामध्ये अनेक ठिकाणी, याच गुजरातमध्ये एका बाजूला निर्दोष असलेले संजीव भट यांना तुरुंगात टाकले, तर दुसऱ्या बाजूला ज्यांचा आरोप सिद्ध होऊन ज्यांना शिक्षा झाली बिल्किस बानोच्या प्रकरणामध्ये आणि बलात्कारी, त्यांना तिथून सोडलं, बरी केलं। या देशामध्ये एक जे वातावरण आहे हुकुमशाहीचं, त्या वातावरणामध्ये एक भीतीचं वातावरण आहे। म्हणजे सगळ्यात विश्वास ज्याच्यावरती ठेवावा ती न्याय व्यवस्था, ज्युडिशियल, आणि त्याच्यामध्ये जर भीतीचं वातावरण असेल तर एक खरोखर फार अवघड परिस्थिती आहे। आणि तरी आपल्याला लढायचं। तर ज्यावेळी गांधींच्या समोर देखील हे प्रश्न आले होते की काय याच्यामध्ये करता येईल, आणि गांधींनी त्यावेळी हेच सांगितलं की निर्भय बनो। गांधींनी त्या काळामध्ये जे केलं की लोकांना कशाची भीती असते, की लोकांना सरकारच्या दडपशाहीची भीती असते, सरकार लोकांना आपल्याला उचलून तुरुंगात टाकेल। आपने जो किस्सा कहा कि जब वो उनको कोर्ट में से संजीव भट को ले जा रहे थे और कुछ साइकिल वाले उन्होंने देखा और उनको कहा जय हिंद, और उन्होंने भी कहा जय हिंद। इसका एक ये जो बात है कि यहाँ जो निरपराध लोग, इतना ही नहीं तो सरकार की जो दहशत है उसके खिलाफ लड़ने वाले लोग जो जेल में होते हैं उनको इज्जत मिलती है। किसी एक ज़माने में जेल में जाना ये बहुत बुरी बात मानी जाती थी और डर का भी माहौल था। जेल का डर निकालने का काम तो गांधी ने किया ही, लेकिन जेल में जाने से प्रतिष्ठा मिलती है, ये गांधी ने प्रस्थापित किया ये देश में। इसलिए संजीव भट को जय हिंद कहने वाले लोग थे कि जेल में जाने के बावजूद उनको पता है कि लड़ाई लड़ रहे, ये सैनिक है, जेल में अगर है तो वो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तर तुरुंगात जाणाऱ्यांना प्रतिष्ठा देण्याचं काम गांधींनी केलं, तुरुंगाची भीती घालवली, आणि त्या काळामध्ये जे अनेक छोटे मोठे कार्यकर्ते किंवा सर्वसामान्य नागरिक त्यांना रोल दिला की तुम्ही सरकारच्या विरोधात साधं काम करा, तिथे उभे राहा आणि तुरुंगात जा। आणि तुरुंगात जाणाऱ्या माणसं अभिमानाने सांगतो आम्ही तुरुंगात होतो। मैं भी ये फक्र के साथ कह सकता हूँ कि मैं इमरजेंसी में जेल में था। तो जेल में जाने का डर ये गांधी ने ख़त्म किया, और ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। आज जो सत्ता में बैठे हैं उनकी पूरी राजनीति, उनकी पूरी वैचारिक सोच
जिस तरीके की सोच रखते हैं, और गांधी और हमारे जो आज़ादी की लड़ाई के लोग थे, उनका जो सपना था भारत का और इनका जो सपना है आरएसएस का भारत का, ये लड़ाई इस तरीके की, ये पूरी वैचारिक लड़ाई है। और इसमें संजीव भट्ट तो है, लेकिन देश में कितने लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, कितने, अब इसमें जो जुबेर को भी अरेस्ट किया था, हमारे ये दादरी में जो अकलक की हत्या हुई थी उसमें जो पुलिस अफसर उसका सुबोध कुमार सिंह, उनको भी मारा गया। हेमंत करकरे के बारे में भी डाउट है कि किसने मारा इसमें, कि वाकई में उन्होंने मारा है कि हमारी कुछ लोगों ने मारा है, क्योंकि हेमंत करकरे के पूरे उन्होंने जो तहकीकात की थी उसमें जो सारे तथ्य सामने आए थे, उसमें ये साध्वी प्रज्ञा से लेकर पूरी थी, सारे उसमें अपराधी थे जो दहशतवादी कारनामे कर रहे थे। तो ये आज हमारे देश में एक फैशिस्ट सरकार है, नागरिकों के जो बुनियादी अधिकार है उसका हनन हो रहा है, मूलभूत अधिकार आपल्याकडून काढून घेतले जात आहेत, नागरिकों के, कार्यकर्ताओं के, लड़ने वालों के, और जो भी सरकार के खिलाफ लड़ता है या तो उसको अर्बन नक्सल कह देते हैं, या तो फिर पाकिस्तान वाला कह देते हैं, या आतंकवादी कह देते हैं। और इसलिए ये जो सारी लड़ाई है, ये किसी एक व्यक्ति को जेल में है उसके खिलाफ आप लड़ते हैं, वो बिल्कुल सही है, हम भी आपके साथ में, लेकिन ये एक लड़ाई ऐसे सरकार की है, ऐसे हुकूमत की है कि जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता है। और ये लड़ाई एक गांधी की प्रेरणा से ही हम आगे जा सकते हैं। ये जो हम, और संदीप भी कह रहा है बार बार कि हम निराश नहीं हो रहे, हम लड़ते रहेंगे, और लड़ते रहने के बाद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम जरूर जीतेंगे। और ये लड़ाई, किसी भी तरीके की लड़ाई कभी अकेली हो नहीं सकती, तो इकट्ठा ही ये सारे इशू एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। और एवरी केस इज ए इंडिविजुअल केस, ये बात सही है, लेकिन इसके बाद भी हर केस में कुछ समान बातें हैं कि जो सरकार के सामने झुकते नहीं है, ये सारा समान भाग है उसमें। तो कुछ बातें उस केस की अलग होती है, लेकिन सारी जो समान सूत्र हैं ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, और उसको सरकार अपनी दमनशाही से ख़त्म करना चाहती है। तो इस तरीके की ये लड़ाई है। इस लड़ाई में सिर्फ महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि ने, तो देश के अनेक गांधीवादी कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं। गुजरात के भी लोग हैं, चुनीलाल वैद्य, जिन्होंने काफ़ी उस ज़माने में भी काम किया और काफ़ी बोलते रहे, और आज भी काफ़ी लोग हैं उसमें। मैं ये भी मानता हूँ कि काफ़ी गांधीवादी कार्यकर्ता मोदी के खेमे में भी चले गए हैं, लेकिन फिर भी देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है कि जो इस तरीके का काम करता है। जैसा हमारा युवक क्रांति दल, ऐसे और भी युवक संगठन है देश में कि जो इस आज के फैसिज्म के माहौल में फैसिस्ट सरकार के खिलाफ एक अपना आंदोलन छेड़ रही है। तो मुझे उम्मीद है, बल्कि विश्वास है पूरा, कि हम जीतेंगे। लेकिन हमें विश्वास रखना है हमारी विचारधारा पर, हमें विश्वास रखना है हमारे आत्मबल पर, हमें विश्वास रखना है हमारे प्रयासों पर। हाँ, हम ये कहेंगे कि सत्य की जीत होती है, हम जीतेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हमें प्रयास करना होगा। हम घर में बैठेंगे, सोते रहेंगे और जीत का इंतज़ार करेंगे तो ऐसे जीत नहीं होती है। तो हमें प्रयत्नशील होना पड़ेगा, कृतिशील होना पड़ेगा। और यहाँ पर जितने इकट्ठे हुए वो काफ़ी कृतिशील है, लेकिन फिर भी समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है कि जिनको लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी फाइन, अभी जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और हमारे सामने अगर कोई खतरा है तो क्रिश्चियन और मुस्लिम, इनको ख़त्म करने की ताकत अगर किसी में तो मोदी में। बाकी तो कोई सवाल बेरोजगारी है, शिक्षा है, ये स्वास्थ्य का प्रश्न है, वो कोई प्रश्न ही नहीं। सबसे प्रश्न बड़ा ये है। तो ये जो माहौल है, इस माहौल को बदलने के लिए कुछ बुनियादी बातें भी हमें लोगों के साथ करनी होगी शेयर। तो ये फैसिस्ट सरकार जिस विचारधारा के ऊपर अपनी बुनियाद के ऊपर खड़ा है, उस फैसिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ती हुई ये सारी विचारधारा को भी हमें उजागर करना होगा। मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि हमारे इस प्रयास को, हमारे इस आंदोलन को आपने और भी एक प्रेरणा दी है। धन्यवाद। कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करण्याची विनंती जामवंत मनोहर यांना करतो। फक्त थोडक्यात बोलले नाही ते, तर माझ्या मनाला मी ठरवलं की थोडक्यातच सांगायचं आभार प्रदर्शन। सुनीतिताई इथं बसल्या होत्या, वो जो उन्होंने सवाल पूछा था ना,
मैं पिछले आधे घंटे से ये मोबाइल में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शाइन विद संजीव भट्ट की पहली पोस्ट मैंने कब डाली थी। वो इतने नीचे चली गई है, शायद 2-4 साल पहले मैंने डाली होगी। तो उन्होंने सही कहा, हम मिले पहली बार है लेकिन हम हमारे आपके साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। आप श्वेता जी और शांतनु जी, आप जैसी लेडी है, वैसे मेरे लाइफ में अपना अपना एक दायरा रहता है। वैसे मेरे लाइफ में आप दूसरी वो औरत है जो इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही है। युवा क्रांति दल के प्रेसिडेंट डॉक्टर कुमार सप्तर्षि, जो महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि के भी अध्यक्ष है, तो उनकी पत्नी है डॉक्टर उर्मिला सप्तर्षि, जिनको हम दीदी कहते हैं। तो उनसे भी ऐसे इमरजेंसी के बारे में पता चलता है। तो वो अपने अनुभव से बताती है कि उस ज़माने में जब इमरजेंसी में डॉक्टर कुमार सप्तर्षि जेल गए थे, तो तब सरकार नहीं डरा रही थी, लोग अपने आप ही डर रहे थे। आज का माहौल ऐसा है, आज लोग डरना नहीं चाहते लेकिन सरकार उनको डराना चाहती है। उसी का एक उदाहरण है संजीव भट्ट। और लोग डर नहीं रहे क्योंकि यहाँ कोथरूड में, यहाँ हम 1 से 4 दुकानें भी बंद रहने की परंपरा है, लेकिन 4 बजे आपका कार्यक्रम है तो 4 बजे वो भी संडे के दिन आपके साथ खड़े हैं ये बताने के लिए यहाँ लोग आए हैं। मैं आपका इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो आपने पहले शुरुआत की और बताया कि हाँ, हर रोज सुबह ये प्रश्न गिरता है कि अब क्या किया जाए, लेकिन एक नई उम्मीद से आप शुरू करते हैं। पता नहीं, लेकिन जो पहला अनुभव है, मतलब जैसे कहा जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर के आसमान से सूरज नहीं ढलता था लेकिन वो भी चले गए। तो इंदिरा गांधी जी को भी माँ दुर्गा बोला जाता था, उनको भी जाना पड़ा, माफ़ी मांगने के बाद फिर आ गई वो। तो ऐसे ही इनको भी जाना पड़ेगा। ये जो आपके बाजू में जो अनवर राजन सर बैठे, वो उनका एक वाक्य है कि आप पूना में रह के दाऊद इब्राहिम के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पूना में रह के आप ओसामा बिन लादेन के लिए भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन करेज तब लगता है जब गली के गुंडे के बारे में आप बोले। तो आप गुजरात में नरेंद्र मोदी के सामने आप इलेक्शन लड़के 40,000 वोट लेके आई, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि तब उनको पता ही नहीं था कि ये गली का गुंडा कल आगे चल के कहीं और जगह जाने वाला है। आणि आता मराठीमध्ये या सगळ्या प्रयत्नामध्ये महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी याच्या आधी अशा प्रत्येक व्यक्तीबरोबर, और महाभारत पे वैसे मैं उसको एक महाकाव्य के तौर पे ही देखता हूँ, लेकिन उसमें से जो अच्छा है उसको लेता हूँ। तो शिशुपाल का सिर्फ वो आखिरी अपमान, मतलब वो श्री कृष्ण जी का, भगवान का, उसने आखिरी समय जो अपमान किया उसके ऊपर उसके चक्कर नहीं चला था। बहुत सारी चीज़ें उसने ऐसी की थी तो उसका अंतिम उसका पड़ाव हो गया था। तो ऐसे ही संजीव भट्ट भी होगा, मनीषा वाल्मीकि भी होगी, और कई सारे आदिवासी भी होंगे, दलित भी होंगे, पिछड़े भी होंगे, अल्पसंख्यक भी होंगे, और सबका हिसाब ये वक्त और ये नियति और हम भारत के लोग ज़रूर लेंगे। आपके इस संघर्ष में महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि और युवा क्रांति दल आपके साथ खड़ा है, यही बताने का आज ये कार्यक्रम है। ये हमारे एक रिश्ते की एक शुरुआत है, और जब तक ये संघर्ष रहेगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। शेवटची सूचना, रजिस्ट्रेशन ज्यांनी केलेलं आहे त्यांचा व्हॉट्सॲप ग्रुप केला जाईल आणि तिथे पिटिशन त्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर टाकली जाईल। आपल्या सर्वांना विनंती आहे की रजिस्ट्रेशन करावं। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, ये मैं अध्यक्ष अनवर भाई राजन के तरफ से डिक्लेयर करता हूँ। कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो।